हम सब जानते हैं कि लूसेंट जीके सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए किसी गंगा से कम नहीं है। लेकिन इसे याद करना कई बार लोहे के चने चबाने जैसा लगता है। इस समस्या को आसान बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज। इसमें लूसेंट जीके को ऑडियो और विजुअल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे कहीं भी सुन सकते हैं, टीवी 1000, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, रात को सोने से पहले पढ़ाई दोहरा रहे हों। ध्यान से सुनने के बाद आप परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास के साथ सवालों को हल कर पाएंगे। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक का सफर। हाँ, और जो भी लोग, खासकर जो विद्यार्थी एसएससी, रेलवे, पुलिस या यूपीएसआई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नोट्स बहुत ही जरूरी हैं। बिल्कुल। जो है भाग 1, जिसमें आते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इसकी सीमाओं के बारे में है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 1 की लाइन तो बहुत ही मशहूर है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ संघ या कहें यूनियन शब्द को इतना महत्व क्यों दिया गया है? इसे फेडरेशन भी तो कह सकते थे, जैसे अमेरिका है। अब इस यूनियन शब्द के पीछे ना बहुत गहरी सोच और एक पूरा इतिहास छिपा है। अच्छा। हाँ, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया जी। वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। अमेरिका एक फेडरेशन है, मतलब वहाँ कई राज्य मिलके एक देश बनाते हैं। एग्जैक्टली। वहाँ कई स्वतंत्र राज्य एक साथ आए, उन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक देश बना लिया। तो क्या वो राज्य जब चाहे अलग हो सकते हैं? तकनीकी तौर पर उनका एक एग्रीमेंट है। हाँ। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था राज्यों के बीच। भारत तो एक अखंड देश है। सही कहा। इसे सिर्फ प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। संघ शब्द ये साफ कर देता है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये तो एक ऐसे परिवार की तरह हो गया जहां अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं है। बहुत सही कहा आपने। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 1 की बात, जिसने बुनियादी ढांचा तय कर दिया। लेकिन इसके बाद वाले जो अनुच्छेद हैं 2 और 3, वो मुझे थोड़े हैरान करने वाले लगते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों को इस संघ में शामिल कर सकती है। सही है। और अनुच्छेद 3 को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे देश की संसद के पास ना एक बहुत बड़ी रबर और पेंसिल मौजूद है। रबर और पेंसिल मतलब कि संसद जब चाहे देश के नक्शे की अंदरूनी लकीरों को मिटा सकती है, नए राज्य बना सकती है या पुराने राज्यों का नाम बदल सकती है। क्या ये सच में इतना आसान है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर भारतीय संविधान की एक अनोखी खूबी सामने आती है। अच्छा। संसद के पास वाकई वो रबर और पेंसिल है। अनुच्छेद 3 साफ तौर पर संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती है या 2 राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना सकती है। बिल्कुल। हाँ। ऐसा करने से पहले उस राज्य की विधानसभा से उनकी राय जरूर मांगी जाती है। तो अगर राज्य मना कर दे तो? मजेदार बात यही है, संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे, मतलब आखिरी फैसला तो केंद्र का ही होगा। हाँ, और इसके पीछे का इतिहास देखिए। जब आजादी मिली तो भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उस समय का नक्शा तो बहुत ही अलग था, बहुत अस्थायी था। संविधान बनाने वालों को पता था कि आगे चलकर भाषा या प्रशासन के आधार पर राज्यों की सीमाएं बदलनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए उन्होंने ये ताकत राज्यों को नहीं बल्कि संसद को दी। एग्जैक्टली। ताकि ढांचा लचीला बना रहे। एग्जैक्टली। पर एक बात बताइए, ये लचीलापन तो ठीक है, लेकिन संविधान में कोई भी बदलाव करना हो तो उसके लिए तो एक बहुत लंबी और मुश्किल संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। तो अगर संसद रोज नए राज्य बनाने लगे तो क्या हर बार वो जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? यहीं पर अनुच्छेद 4 एक बहुत ही स्मार्ट कह सकते हैं कि एक बाईपास का काम करता है। बाईपास? वो कैसे? अनुच्छेद 4 में साफ लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद सिर्फ आधे से अधिक सदस्यों की सहमति वाले एक साधारण बहुमत से ही नए राज्य बना सकती है। तो इसके लिए किसी विशेष बहुमत या जटिल प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इसीलिए रखा गया ताकि देश के प्रशासनिक बदलावों में कोई कानूनी अड़चन ना आए। वाह, ये तो बहुत ही शानदार डिजाइन है। मतलब देश की बाहरी सीमाएं एकदम मजबूत है, कोई अलग नहीं हो सकता। और अंदरूनी सीमाएं पूरी तरह से लचीली हैं। सही। तो अब नक्शा तो बन गया, जमीन भी तय हो गई। लेकिन
इस जमीन पर रहेगा कौन। और यहीं से हमारी ये चर्चा अपने अगले चरण में जाती है, भाग 2, नागरिकता। जिसमें आते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो ये नागरिकता वाला हिस्सा कैसे काम करता है? देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो विभाजन का भी तो दर्द था। बिल्कुल, लाखों लोग सीमा के इस पार से उस पार जा रहे थे, ट्रेनें भर भर कर शरणार्थी आ रहे थे। उस अफरा तफरी में ये तय करना कि भारत का नागरिक कौन है बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। इसीलिए अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक के जो नियम हैं, वे मुख्य रूप से उस समय के संकट को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। मतलब वो कोई स्थायी कानून नहीं था। नहीं, वो बस 26 जनवरी 1950 की तारीख पर नागरिकता तय करने के फॉर्मूले थे। अच्छा, जैसे अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए जो शुरू से भारत में रह रहे थे। और अनुच्छेद 6 और 7 उनके लिए जो पाकिस्तान से भारत आए या जो पहले पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट आए। और अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की बात करता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब में मुझे अनुच्छेद 9 सबसे अलग लगता है। वो कैसे? वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसे किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप की तरह देखा जा सकता है? मतलब अगर आपने दूसरे क्लब का कार्ड ले लिया तो इस क्लब की मेंबरशिप अपने आप रद्द हो जाएगी। हाँ, ये एक्सक्लूसिव क्लब वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है ना? हाँ, भारत एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत पर चलता है। कई देश हैं जो दोहरी नागरिकता देते हैं, जैसे अमेरिका। हाँ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी देश की एकता की सोच थी। मतलब अगर लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाती तो शायद वो राष्ट्रीय भावना कभी पनप ही नहीं पाती। सही कहा। एकल नागरिकता ये तय करती है कि चाहे कोई बंगाल से हो, पंजाब से हो या तमिलनाडु से, वो सबसे पहले एक भारतीय है। और दूसरे देश की सदस्यता लेते ही ये विशेष दर्जा खत्म। बिल्कुल। और इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 10 और 11। अनुच्छेद 11 तो मुझे लगता है कि इस पूरे नागरिकता वाले हिस्से का सबसे ताकतवर नियम है। इसमें कोई शक नहीं है। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामले में एक मास्टर की या मुख्य चाबी है। मतलब ये साफ करता है कि नागरिकता से जुड़े नियम और कानून बनाने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद के पास है। ओह, तो कोई भी राज्य सरकार या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर किसी को नागरिकता नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। नागरिकता पूरी तरह से केंद्र का विषय है। भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, ये सब संसद तय करेगी। तो अब तक हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जमीन बन गई और उस पर रहने वाले नागरिक आ गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सरकार या सत्ता बहुत ताकतवर हो जाती है तो वो अक्सर अपने ही नागरिकों का शोषण शुरू कर देती है। ये तो है। तो इस नई सरकार को एक और ब्रिटिश राज बनने से कैसे रोका जाए? यही से संविधान का सबसे दमदार हिस्सा शुरू होता है, भाग 3, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हैं। बिल्कुल। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एंटीवायरस कहा जा सकता है। एंटीवायरस, वाओ, ये टर्म बहुत सही है। हाँ, जो नागरिकों के डेटा यानी उनके अधिकारों को सिस्टम एडमिन यानी सरकार की मनमानी से बचाता है। पर किसी भी एंटीवायरस को काम करने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि खतरा आखिर है किससे। और अनुच्छेद 12 ठीक यही काम करता है। वो परिभाषित करता है कि स्टेट या राज्य क्या है। मतलब इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें और सारे सरकारी अधिकारी शामिल हैं। हाँ, क्योंकि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सरकार की शक्तियों पर ही लगाम लगाते हैं और खतरा पहचानने के बाद उसे बेअसर करने का काम करता है अनुच्छेद 13। बिल्कुल। अनुच्छेद 13 एक बहुत ही अभेद्य ढाल है। मैंने पढ़ा था कि ये घोषणा करता है कि अगर सरकार भविष्य में कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो अधिकारों को छीनता है तो वो कानून शून्य या अमान्य माना जाएगा। मतलब कानून खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी ढाल के पीछे सारे अधिकार सुरक्षित हैं। शुरुआत होती है समानता के अधिकार से, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 तो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है ना? हाँ, एक आम मजदूर और देश के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए एक ही कानून होगा। और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। और 16 सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देने की बात करता है। लेकिन क्या? अगर आप सामाजिक नजरिए से देखें तो अनुच्छेद 17 और 18 सिर्फ कानूनी नियम नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बड़े सामाजिक सुधार हैं। अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता या छुआछूत का पूरी तरह से अंत करता है और उसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों या टाइटल्स का अंत करता है। इसके पीछे का तर्क तो बहुत साफ है ना। एक सच्चा लोकतंत्र तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक समाज में कुछ लोग खुद को महाराजा बुलवाएं और कुछ लोगों को अछूत माना जाए। बिल्कुल सही कहा। उपाधियों पर रोक लगाकर संविधान ने सबको एक समान जमीन पर खड़ा कर दिया। हाँ, हालांकि शिक्षा या सेना से जुड़ी उपाधियां इसका अपवाद है, क्योंकि वो जन्म से नहीं, मेहनत से कमाई जाती हैं, जैसे डॉक्टर या कर्नल। सही बात है। अब जब सब समान हो गए तो उन्हें कुछ आजादी भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, समानता बिना आजादी के अधूरी है। यहां से शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो बोलने की आजादी देता है, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की और कोई भी व्यापार करने की या पूरे देश में कहीं भी घूमने की आजादी। लेकिन इन सब में अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 ना वाकई इस पूरे संविधान का सबसे जीवंत हिस्सा है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है, राइट टू लाइफ। पर ये सिर्फ सांस लेने तक सीमित तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। दशकों के सफर में अदालतों ने इसे गरिमा के साथ जीने के अधिकार में बदल दिया है। मतलब अगर जीने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए तो वो भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, यहाँ तक कि शांति से सोने का अधिकार भी। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा नियम है जो समय के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। और इसी अपडेट में बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। हाँ, जिसने शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। 86वें संविधान संशोधन के जरिए, है ना? बिल्कुल। ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। मतलब शिक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार बन गया। हाँ। अब इसके बाद समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बचाने की बारी आती है। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 ये तय करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों में काम नहीं कराया जाएगा। मतलब इंसानों का और खासकर बच्चों का आर्थिक मुनाफे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और इसके तुरंत बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30। भारत जैसे विविध देश में ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 25 तो हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी देता है। और 29-30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार देते हैं। ये हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का असली रूप है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। लेकिन अगर सरकार इन अधिकारों को मानने से ही इनकार कर दे तो? बहुत अहम सवाल है। अगर किसी नागरिक को लगे कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या करे? मुझे तो अनुच्छेद 32 ना एक टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर की तरह लगता है। हाँ, टोल फ्री नंबर। हाँ, कि अगर किसी भी अधिकार की सर्विस में दिक्कत आए तो निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। ये तुलना सच में बहुत शानदार है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। मैंने सुना है डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में कुछ बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ, उन्होंने संविधान सभा में इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ओह, हार्ट एंड सोल। बिल्कुल। उनका तर्क था कि अधिकार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर उन्हें लागू करवाने का कोई मजबूत तरीका नहीं है तो वे सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। सही कहा। इसलिए अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेंच भी है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 को देखकर मुझे कुछ अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? एक तरफ संविधान ने इतने सारे अधिकार दिए और फिर इन अनुच्छेदों के जरिए उन्हें वापस लेने का रास्ता भी खोल दिया। देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी कदम था। वो कैसे? संविधान निर्माता आदर्शवादी तो थे, लेकिन बेवकूफ नहीं थे। अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना, पुलिस या खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले लोगों के अधिकार संसद कम कर सकती है। अच्छा, क्योंकि वहाँ अनुशासन सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। अगर कोई सैनिक आदेश मानने से पहले अपनी स्वतंत्रता की आजादी का तर्क देने लगे तो देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी ना। बात तो सही है। और अनुच्छेद 34? वो कहता है कि जब देश के किसी हिस्से में मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो तो वहां भी मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। जब देश का वजूदी खतरे में हो तो व्यक्तिगत अधिकारों को पीछे रखना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। देश बचेगा तभी तो अधिकार बचेंगे। ये बहुत ही लॉजिकल सोच है।
तो अब नागरिकों को उनके अधिकार मिल गए, रक्षा का तरीका भी तय हो गया। लेकिन सरकार का काम सिर्फ नागरिकों को रोकना या पुलिसिंग करना तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। सरकार को देश का विकास भी तो करना है। और यहीं से हमारी चर्चा का चौथा और आखिरी भाग शुरू होता है। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, या जिसे हम DPSP भी कहते हैं। अनुच्छेद 36 से 50 तक। ये तो सरकार के लिए एक तरह की गाइडबुक या मैनुअल लगता है। हाँ, जो बताता है कि एक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए। अनुच्छेद 36 तो फिर से राज्य की परिभाषा देता है। लेकिन इस पूरे हिस्से का जो सबसे दिलचस्प और बहस वाला हिस्सा है ना, वो अनुच्छेद 37 है। एग्जैक्टली। अनुच्छेद 37 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इन नीति निदेशक तत्वों को लागू करवाने के लिए कोई भी अदालत नहीं जा सकता। हाँ, मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है मुझे। कैसा विरोधाभास? अगर हम इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या ये नीतियां सरकार के लिए सिर्फ न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह नहीं हो गई? न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ, कि अगर सरकार का मन किया तो पालन किया, नहीं तो छोड़ दिया, कोई सजाएं नहीं मिलेगी। ये तर्क बहुत बार दिया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो कहानी कुछ और है। क्या कहानी है? संविधान निर्माताओं ने इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब 1950 के भारत की आर्थिक स्थिति में छिपा है। अच्छा, क्योंकि उस समय देश का खजाना खाली था। बिल्कुल। अगर संविधान सभी को काम का अधिकार कानूनी तौर पर लागू कर देता, तो लोग अगले ही दिन सरकार के खिलाफ मुकदमा लेकर कोर्ट पहुंच जाते। लागू कौन करवाएगा? अदालतें नहीं, बल्कि जनता की अदालत इन्हें लागू करवाती है, यानी चुनाव। ये तो बहुत बड़ा हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि कोई भी सरकार इस गाइडबुक को नजरअंदाज करके सत्ता में नहीं टिक सकती। मतलब अगर नीतियां जनता के कल्याण के लिए नहीं बनेंगी, तो जनता अगले चुनाव में उस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल। ये कानूनी दबाव नहीं, बल्कि राजनीतिक और नैतिक दबाव है। ये डिजाइन सच में बहुत खूबसूरत है। जनता खुद ही जज बन जाती है। अगर कुछ अहम अनुच्छेदों की बात करें तो 38, 39, 41, 42 और 43 ये सब एक साथ जुड़े लगते हैं। हाँ, ये सब एक ऐसा समाज बनाने की बात करते हैं जहां सबको काम मिले और समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले, मजदूरों के काम करने की स्थितियां मानवीय हों और एक उचित जीवन स्तर मिले। बहुत खूब। और इसी में अनुच्छेद 40 भी है, जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन। इसके पीछे भी तो एक ऐतिहासिक टकराव था ना? बिल्कुल। महात्मा गांधी का मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और सत्ता गांवों के हाथों में होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे, है ना? नहीं, उनका मानना था कि गांव जातिवाद के गढ़ हैं और वहां सत्ता देने से कमजोर वर्गों का शोषण बढ़ेगा। तो फिर दोनों के बीच एक रास्ता निकाला गया। हाँ, और ग्राम पंचायतों को नीति निदेशक तत्वों में शामिल कर लिया गया ताकि भविष्य की सरकारें जब सक्षम हों इसे लागू करें। और इसी तरह अनुच्छेद 44 भी अक्सर बहुत चर्चा में रहता है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल। ये लक्ष्य तय करता है कि पूरे देश में विवाह, तलाक, संपत्ति से जुड़े कानून एक समान होने चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। और अनुच्छेद 45 बच्चों की शुरुआती शिक्षा की बात करता है। और 46 विशेष रूप से कमजोर वर्गों जैसे SC और ST की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा का आदेश देता है, ताकि उनका शोषण ना हो सके। और मुझे लगता है अनुच्छेद 47 और 48 सीधे हमारे सेहत और पर्यावरण से जुड़े हैं। एग्जैक्टली। 47 सरकार को निर्देश देता है कि लोगों के पोषण का स्तर सुधारे, हानिकारक नशीली दवाओं पर रोक लगाए। और 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने की बात करता है और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने का निर्देश देता है। सही। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के लिए है। हाँ, और अंत में हमारी आज की चर्चा का आखिरी मुकाम अनुच्छेद 50। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद जरूरी निर्देश है। ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा। मतलब जो लोग सरकार चला रहे हैं, जैसे मंत्री या अधिकारी, वो न्याय करने की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। शक्तियों का ये बंटवारा इसलिए जरूरी है ताकि अदालतें बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष फैसले ले सकें। न्यायपालिका की आजादी तो लोकतंत्र की सांसों की तरह है। एकदम सही। और इसी के साथ भारत के इस ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरुआती 50 अनुच्छेदों का ये सफर पूरा होता है।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो तस्वीर बहुत साफ है। भाग 1 ने तय किया कि देश की जमीन और सीमाएं क्या हैं। भाग 2 ने बताया कि उस जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन हैं। भाग 3 ने उन नागरिकों को एक अभेद्य ढाल दी, मौलिक अधिकार, ताकि कोई सरकार उनकी आजादी छीन न सके। और अंत में भाग 4 ने सरकार को एक विजन दिया कि उसे किस दिशा में काम करना है, ताकि भारत एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बन सके। ये पूरा ढांचा सिर्फ रटने की चीज नहीं है, ये देश की बुनियाद को समझने का तरीका है। बिल्कुल। और जो विद्यार्थी इसे सुन रहे हैं उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि सफर करते समय इसे 1-2 बार और सुने। जब लॉजिक समझ आ जाएगा तो ये 50 अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञान की असली ताकत यही है जब वो रटने की जगह समझ में बदल जाए। बिल्कुल।